हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट ग्लोबल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो प्रश्न पत्र है यह है यूपी राजस्व लेखपाल का 2015 में जो परीक्षा हुई थी वह प्रश्न पत्र है, जिसमें हम इस प्रश्न पत्र को सरल करेंगे और आप देखना है आपको कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये किसी छात्र का है जिसने पेपर दिया था और इस पर उसकी मार्किंग हो रही है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, हिंदी से हम शुरुआत करते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने रिक्त स्थान दे रखा है को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें जो मित्र का अपोजिट क्या आएगा? शत्रु, यानी कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बात करें इसके ए विकल्प की यानी सहयोगी। सहयोगी का मतलब है जो हमारा साथ देता है, हमारी सहायता करता है। बी का है विपक्षी। विपक्षी मतलब जो हमारी विचारधाराओं के विपरीत हो। सी है प्रतिरोधी, जो हमारी बातों का विरोध करे। आंसर आएगा इसमें डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, ये रिक्त स्थान टाइप के प्रश्न आए थे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न 2015 में यूपी लेखपाल ये राजस्व लेखपाल में पूछे गए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खालिस्तान रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए यानी कि प्रबुद्ध मतलब तेज बुद्धि वाला, संबंध यानी जुड़ा रहना चाहिए, उद्धृत मतलब तत्पर रहना चाहिए, या उद्धृत यानी कि जैसे अवतरित। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्धृत यानी कि तत्पर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीन में बोला है अरविंद शब्द की पर्यायवाची बताइए। तो अरविंद शब्द जो है इसकी पर्यायवाची है कमल, और अरविंद का जो दूसरा नाम है वो है जलज पंकज नीरज। तो इसमें आएगा कमल। कमल की पर्यायवाची है अरविंद जलज पंकज नीरज। इसके बाद जो प्रश्न है संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का हमको चयन करना है। तो जो प्रश्न नंबर 4 है उसका ए विकल्प है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं। दूसरा है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तीसरा है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखिए इसमें तत्सम शब्द क्रमशः का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द क्रमशः का प्रयोग हुआ है। क्रमशः का मतलब तुलसी अवधि के हो गए और सूर हो गए ब्रज भाषा के, जिसमें एक क्रमबद्धता का भी ध्यान रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जाता है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य सही है। ए जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर तो युद्ध होता है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ यानी कि निकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यानी कि निकट के लिए जीवन और साहित्य में किसका यूज होगा? घनिष्ठ का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित यानी सेवक को कौन सा कारक है? इसमें कौन सी विभक्ति है यानी कौन सा कारक है? तो इसमें है संप्रदान कारक। इसमें जाएगा संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान में होता है के लिए देना, को देना, यानी कि इसमें क्या है राजा को यानी कि सेवक को राजा क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। इसमें आएगा संप्रदान कारक। इसमें कर्म कारक नहीं लगेगा, क्योंकि जब कर्म कारक और संप्रदान कारक दे रखा हो तो हमेशा प्रायोरिटी संप्रदान कारक को देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं। लोकोक्ति मुहावरे आए थे, ये आप ध्यान रख सकते हैं, अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि हमको लोकोक्ति मुहावरे भी तैयार करने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका मतलब क्या होता है? आप भली बातें जानते हैं कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का जो है अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। इसका मतलब क्या होता है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, खूंटी। खूंटी का बहुवचन, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें बहुवचन आपको पता करना होगा कि एक वचन दे रखा होगा उसका बहुवचन बताना है। खूंटी का जो बहुवचन होता है वो होता है 2 चंद्रबिंदियों वाला खूंटियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अज अजन्मा यानी कि जिसका जन्म ना हुआ हो, तो वो कौन होता है? या तो ब्रह्मा होता ऑप्शन, या ईश्वर। ईश्वर ऐसा ऑप्शन है जिसमें ईश्वर क्या है? जिसका जन्म ना हुआ हो, ना जो पैदा हुआ है ना ही मरा है, यानी ना तो जो पैदा हो सकता है ना ही मर सकता है। निर्भीक मतलब डरता ना हो। आजीवन यानी पूरे जीवन। आजन्म यानी पूरे मतलब आजन्म पूरे जन्म, या ये दोनों अगर ये होता आजन्मा तब तो ये सेम हो जाता है। ये आजन्म है इस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि वह है जिसका ना तो जन्म हुआ हो ना ही मृत्यु हुई हो, यानी आजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है? यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको शब्द दे रखे होंगे और बताना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें प्रतिनिधि किस तरीके से सही तरीके से लिखा जाता है वो है प्रतिनिधि, यानी कि प्रतिनिधि। ये ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12-13 में लिखित प्रश्नों का विलोम शब्द चुनना है, यानी आपको विलोम शब्द बताने हैं। कृष मतलब होता है
दुबला पतला कमज़ोर, तो इसका आएगा हष्ट पुष्ट ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 13 है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानकारी रखने वाला, तो अल्पज्ञ का आएगा सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। इस प्रकार से 13 प्रश्न हो चुके हैं। 13 प्रश्न के बाद जो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 से, इसमें आपको बताना है कि एक वाक्य दे रखा होगा और वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था जलपान का। तो इसमें जो बी वाला पार्ट है ये जो है ये गलत है। बी वाला पार्ट जो है ये गलत है। विद्यालय में जलपान का उचित उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है कौन सा, ए बी सी डी। तो इसमें सही रहेगा बी, यानी जलपान को में आपको त्रुटि है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, या कोई त्रुटि नहीं। तो इस पार्ट में किस में गलती है, इसमें है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छी है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था अच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, यानी कि ये रस से पूछा गया है, स्थायी भाव पूछ लिया गया है। बहुत ही आसान है कि आपको पता होगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, मैं खाना खा चुका था, यानी कि पास्ट में यानी भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जिसका नंबर है सी, जो है पूर्ण भूत। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, यानी कि वे शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं वो कौन सा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो री वाले शब्द होते हैं या ये शब्द होते हैं ज़्यादातर तत्सम होते हैं। जैसे कि और ये जो आँख, यानी कि जैसे आँख के ऊपर चंद्रबिंदी है, ये सब जो होते हैं तद्भव होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आँख यानी तद्भव हुआ, आग तद्भव है, आज तद्भव है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर क्योंकि इसमें री है, आप इसे पहचान भी कर सकते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग क्या है, यानी कि आपसे लिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पूछा है ठठेरा का यानी कि स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो स्त्रीलिंग ये लिंग है, ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पूछा था इसने कि ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या है। तो ठठेरा का है ठठेरिन, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। 20 पर पूछा है, ये एक वाक्य दे रखा है जिसका एक शब्द बनाना है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। तो पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं, यानी कि पर्वत के निचले भाग जो समतल से जुड़ा होता है उस भाग को उपत्यका कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो सामान्य बोलचाल में आजकल बोले जाते हैं, जो तत्सम यानी तत्सम से बिगड़ के बने हैं। जैसे कि कुपुत्र, देखो कुपुत्र तो है तत्सम। इसके बाद होता है उल्लूक भी, उल्लूक का अगर तद्भव देखें तो उल्लू होता है। इष्टिका का होता है ईंट, ये भी तत्सम और कुपुत्र भी तत्सम। अमीय जो है ये तद्भव है, और अमीय का जो तत्सम होता है वो होता है अमृत। अमृत होता है, अमीय का तत्सम होता है अमृत, और अमीय क्या है तद्भव। ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर का अर्थ है देशों के बीच अंतर। तो देशों के बीच अंतर में कर्मधारय समास है। देशों के बीच अंतर में कौन समास है, कर्मधारय समास है। देशों के बीच जो डिग्रियों का अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। इसमें जो तुलना करी गई है कि अंबर जो है वो पनघट यानी पानी में ऐसे डूब रहा है, और तारे जो हैं वो आसमान में चमक रहे हैं, और सूर्य के आने पर वह धूमिल हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो तुलना करी गई है वो पनघट की यानी कि पानी की अंबर से, और अंबर यानी कि तारों से तुलना करी गई है। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया था, निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन का बनेगा नेह धन, निर्धन का बनेगा नेह प्लस धन। तो इसमें है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। इस प्रकार ये हिंदी के 25 क्वेश्चनों का समापन होता है। इसके बाद आते हैं पार्ट 3। हमने मैथ को अभी छोड़ दिया है, मैथ का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको डिटेल से प्रश्नों को सरल कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये सामान्य जानकारी यानी कि जीएस से प्रश्न आए थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीएस में करंट अफेयर का भी बहुत अच्छा योगदान रहा था। तो एक प्रश्न आया था जो आधुनिक भारत से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने सन में हुआ था, 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, नमक कर के विरोध में हुआ था।
इसके और 11 सूत्री बात भी और थी, लेकिन जो विशेष कारण था वो नमक पर जो लगाया गया अंग्रेजों द्वारा टैक्स के विरोध में था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में नेपाल भूकंप त्रासदी, यानी उस समय 2015 के दौरान एक भूकंप आया था नेपाल में और भारत सरकार ने वहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी रखे थे। उस रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या नाम था? तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन मैत्री। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसमें पूछा गया है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी इसका फुल फॉर्म बताना है। इस आप समझ सकते हैं कि फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनपीपी का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? यानी कि कौन कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो जो संसद में विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। प्रश्न नंबर 25 में वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1857 में की क्रांति से संबंधित है बहादुर शाह जफर, और 1862 में बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी। प्रश्न नंबर 56 है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमी और अनेक नागरिक निकाय के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? यानी ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है जून का, तो वो हुआ था असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 57 प्रश्न में क्या पूछा है? हाल ही में, यानी कि वही 2015 की बात है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपको ये भी याद रखना है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष के कौन चुन के आ रहा है, कोई नियुक्त हो रहा है, तो इस प्रकार के जो अध्यक्ष हैं इनको आपको अपने करंट में याद रखना है, तैयारी रखनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किस चुना गया था? वो थे उस समय के जहीर अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, मथुरा, डिगबोई और पानीपत की परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? यानी वह कौन सी कंपनी है, कॉर्पोरेटिव कंपनी है, जिसके द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण है तेल की वो स्थापित की गई? तो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ये आपको याद रखना है कि मथुरा, डिगबोई, पानीपत में कौन सा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रश्न पत्र से आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा प्रश्न पत्र आया था और अब कहाँ तक आपकी तैयारी है और किन किन क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 59, उच्छादन यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ की वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। इसको बोलते हैं प्रस्वेदन। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 60 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो इसने पूछा है कि भारत का जो अंतिम छोर है, दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, वो जो पृथ्वी पर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये किस स्थिति में है, यानी कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कर्क रेखा भारत से कहाँ से होकर जाती है, जो ट्रिक है मित्र परगम झार। तो इसके बाद आता है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है कन्याकुमारी। इसका ऑप्शन नंबर 60 का ए सही रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? तो दालें जो हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, आप सभी लोग जानते हैं। 61 का डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, यानी केंद्र सरकार जिन मदों में व्यय करती है विकास के लिए, उनमें कौन से शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राज्यों के अनुदान के लिए, ऑप्शन बी है राज्य व्यय के लिए, आर्थिक सेवाओं पर, और डी है सामाजिक एवं सामुदायिक व्ययों पर। देखो, सामाजिक एवं सामुदायिक व्ययों पर केंद्र सरकार खर्च करती है, आर्थिक सेवाओं पर खर्च करती है, राज्यों के लिए खर्च करती है, परंतु रक्षा व्यय के लिए नहीं करती। इसका काम जो है रक्षा विभाग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। केंद्र सरकार के विकास का व्यय रक्षा व्यय में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद आता है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में पूछा गया था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, यानी कि किस लीग ने, किस पार्टी ने मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संदर्भ में आपने जानना होगा कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के समर्थन में 16 अगस्त 1946 को एक शब्द यूज़ किया था, डायरेक्ट एक्शन, यानी कि मारकाट सीधी कर दी थी और बोला था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो वो उनकी जो संस्था थी उसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा जो कहा है वो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है, ड्राफ्ट है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार कहा है। संवैधानिक उपचार वो होते हैं जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का जो भी कानून हनन करता है, अनुच्छेद हनन करता है, उसको स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के घटते हुए क्रम में ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। पहला फ्लोरीन होता है, फिर उससे कम होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से होते हैं। प्रश्न नंबर 66, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? उस समय जो कोपा अमेरिका 2015 जीता था वो जीता था चिली ने जीता था। तो आपको याद रखना है कि खेलों से रिलेटेड जो भी वर्ल्ड कप होते हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समारोह होते हैं, आपको याद रखना है, उन पर दृष्टि बनाए रखनी है, वो भी करंट अफेयर के माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, यानी ढालू सड़क है, लुढ़की हुई सड़क है, पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि यानी कि अगर हम ढलान के ऊपर पत्थर चढ़ाएं वो क्या नाम है, कठिन होता है, जबकि ऊपर से नीचे लुढ़काएं वो आसान होता है। इस पर ये जो डिपेंड करता है काम करने पर करता है, हम जितना काम अधिक करेंगे वो कठिन होगा और काम जितना कम होगा वो इतना आसान होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो आप समझ सकते हैं पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य, अगर पत्थर को नीचे लुढ़काएंगे तो काम बहुत कम करना पड़ेगा, उठाने की अपेक्षा कम होता है, यानी अगर उसे हम ऊपर की तरफ उठाएं तो उससे बहुत कम होता है। इसमें रहेगा प्रश्न नंबर डी सही। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? देखो माइग्रेशन क्या होता है, उच्च शिक्षित लोगों का दूसरे देश में चला जाना या खाने पीने की कमी के कारण दूसरे देश में चला जाना। इसने बोला है अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन, यानी कि एक देश से दूसरे देशों के बीच में लोगों का संचालन, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 69, सॉफ्ट बैंक और रिक्त स्थान बताना है, और फॉक्सकॉन टेलीकॉम ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SDG ग्रीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 मिलियन का निवेश करेगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है, तो वो है भारत एंटरप्राइजेज। उस समय का ये जो प्रश्न है उस समय करंट अफेयर के प्रश्न है, इसमें आएगा भारतीय एंटरप्राइजेज। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज कहाँ की गई? तो आपको पता करना है ये कहाँ की जाती है, तो वो है मौसिनराम में, मेघालय में। इसके बाद है हमारे रुधिर यानी खून में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, तो वो प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यदि ऑक्सीजन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो घुटन होने लगती है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खालिस्तान के ब्राह्मण उपपाठ हैं, तो ये किसके मूल पाठ हैं ये बताना है। तो ये हैं यजुर्वेद के, दोनों किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को। उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था और गांधी जी भी अपना आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे। तो इसी वजह से गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को इससे चुप होकर भी अपना जो आंदोलन था उसका परित्याग कर दिया था। 74, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था? मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था, यह आपको प्रश्न बताना है, इसमें कौन सा है? मूल कर्तव्यों का सुझाव जो दिया था, मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था वो दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था मूल कर्तव्यों का सुझाव। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 35 वर्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 76 है, ये ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट से है। रूरल डेवलपमेंट में आपको याद रखना है, रूरल डेवलपमेंट में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अधिक से अधिक नंबर आसानी से ला सकते हैं और इसी सब्जेक्ट से आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यदि आपने अच्छे से तैयारी करी तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहेगा। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश में चल रही योजना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट तैयार की गई, यानी उस समय कौन सी वेबसाइट थी जो तैयार करी गई थी? वो थी कोशवानी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यानी कि उस समय के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद है प्रश्न नंबर 77, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात, यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है जनसंख्या से रिलेटेड। जनसंख्या से रिलेटेड कई प्रश्न आए हैं जो आप आगे भी डिस्कस करेंगे कि 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितनी हो गई? तो वो हो गई थी 912, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 78 है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योग केंद्र माना गया? तो वो था मिर्ज़ापुर मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योग, कालीन मतलब जो चटाई यानी कि ज़मीन पर बिछाई जाती है, उसका केंद्र माना गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी किससे है? ये जो पटवारी से संबंधित यानी लेखपाल संबंधित प्रश्न है।
तो आपको लेखपाल से संबंधित प्रश्नों को भी तैयार करना है ग्रामीण परिवेश से, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, भू अधिकारी के प्रलेख से संबंधित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं, यानी कि किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं, तो वो है चीनी मिलें। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सबसे अधिक हैं। प्रश्न नंबर 81 है, इसमें देखो फुल फॉर्म पूछी है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रश्न नंबर है 82, इसमें पूछा है मध्यकाल में 1 बीघा में, यानी मध्य भारत में, जो मध्य भारत है इसमें 1 बीघा में कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो मध्य भारत में जो 1 बीघा होता है वो होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसके बाद है 83, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, यानी कौन सा है, वो है कथक। देखो घूमर है राजस्थान का, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 84, जिसमें पूछा गया था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार, बताइए। तो वो रहते हैं 829 लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 829। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्वच्छ भारत मिशन यानी कि ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपये यानी कितने करोड़ का प्रावधान किया, यानी कि मैंने आपको बताया है बजट से संबंधित भी प्रश्न देखो पूछ ले जाते हैं, किस किस के लिए कितना बजट जो है वो इशू हुआ। तो आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जीके है, जो करंट है, उस पर भी फोकस रखना है। तो वो उस समय हुआ था 685 करोड़ का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 86, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो वो हैं 18 मंडल, यानी आपको याद रखना है कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, वो हैं 18 मंडल। कितने जिले हैं, वो हैं 75 जिले। लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट कितनी है 31। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है या उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्था है, कितने भागों में बटा हुआ है, क्या है मामला। 87 में पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में उसके घर से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है सी सही। इसका आंसर होगा 70 लीटर, यानी 70 लीटर उसको आदमी चाहिए, चाहे ऊपर से लाए, चाहे नीचे से लाए, चाहे इधर से लाए, उसकी व्यवस्था करानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 93, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम यानी कि जमीन को राज्य मार्ग के लिए घेरने वाला जो अधिनियम है कब पारित हुआ था, वो हुआ था 1945 को। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसके बाद है 94, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता, यानी आपको प्रतिशतता बतानी है, एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि क्या है, तो वो है 25% और 7500 रुपये। इसके बाद है मध्य भोजन यानी कि जो मिड डे मील भोजन कार्यक्रम है अंतर्गत भू माध्य भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की आवृत्ति, यानी कि जांच पड़ताल जो कितनी बार कब होनी चाहिए, यानी कि कब होनी चाहिए, तो इसका है दैनिक, यानी कि रोजाना उसकी जांच होनी चाहिए। मिड डे मील की रोजाना जांच होनी चाहिए भोजन की शुद्धता की। 96 में है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं, तो वो होते हैं 33% पद आरक्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 96 के बाद आता है, देखिए थोड़ा सा क्रम जो चेंज हो गया था, ये पेज जो है पहले आ गया, मतलब बाद में आया है, उससे पहले वाला पेज पहले आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 जो छूट गया था, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा यानी कि MGNREGA प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ किया गया था 2006 में। इसके बाद 89, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा स्थान। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसके बाद आता है 90 क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है, तो पारिवारिक आय का जो स्तर है वो कितना था, 20,000 रुपये रखा गया।
अगला क्वेश्चन है 91, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है, यानी कि रेल इंजन के जो संयंत्र हैं जहाँ बनते हैं वो कहाँ पर है, तो वो है ऑप्शन नंबर